हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 7 अप्रैल 2022 अचानक से ATC को एक इमरजेंसी कॉल आया। ये कॉल DHL कार्गो प्लेन की थी जिसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो चुका था। कैसे हाइड्रोलिक फेलियर होने के बावजूद भी इस प्लेन को लैंड कराया गया और लैंडिंग के दौरान आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। कोस्टा रिका सिटी 7 अप्रैल 2022 DHL एयरलाइन का एक विमान बोइंग 757 उड़ान भरा। मौसम बिल्कुल साफ था, विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा हादसा इस प्लेन का इंतजार कर रही थी। उड़ान के करीब 10 मिनट बाद प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। अब पायलट ने वापस कोस्टा रिका की ओर प्लेन को मोड़ दिया। अगर प्लेन को ऐसे ही एयरपोर्ट में लैंड करा दिया जाता तो ये प्लेन एक बॉम्ब के जैसे फट सकता था, क्योंकि प्लेन के टैंक में भरा होता है लाखों गैलन फ्यूल। इसलिए तो प्लेन में फ्यूल डंपिंग का भी सिस्टम होता है ताकि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान फ्यूल को डंप किया जा सके और आग लगने के खतरे को भी कम किया जा सके। हालांकि DHL एक शॉर्ट फ्लाइट के लिए ही उड़ान भरा था, इसलिए इसके टैंक में अधिक फ्यूल नहीं था। कुछ ही मिनटों में इसके टैंक को खाली कर दिया गया। फ्लाइट रडार 24 में हम देख सकते हैं प्लेन के टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही ये लेफ्ट की ओर मुड़ गया। यहीं पर पायलट को पता चला होगा कि प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर हो चुका है। यहाँ पर प्लेन की ऊंचाई करीब 20,000 फीट थी। नाव आगे हम देख सकते हैं प्लेन मुड़ के आता है और गोल गोल घूमने लगता है। आखिर यहाँ पर पायलट कर क्या रहा है? दोस्तों, सभी प्लेन में इमरजेंसी कंडीशन के लिए एक चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट निकाल कर देखना कि हाइड्रोलिक फेलियर के दौरान क्या क्या करना चाहिए। इसके बाद समझ बूझकर प्लेन को हिसाब से उड़ाना पड़ेगा। इतना कुछ करने में टाइम तो थोड़ा लगेगा ही, ऊपर से ATC से लगातार बात भी करना है। कॉकपिट के ढेर सारे कंट्रोल्स, अलार्म, इवन फ्यूल डंपिंग भी कराना है और इन सब के लिए टाइम तो लगना ही है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा देर तक प्लेन को हवा में उड़ाना अच्छा विकल्प होता है। सोचने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। जब ये प्लेन रनवे के सीध में पहुंचा तब प्लेन का एल्टीट्यूड 18,000 फीट था। इसके बाद ये गोल गोल चक्कर लगाने लगा ताकि फ्यूल डंपिंग के साथ साथ प्लेन के एल्टीट्यूड को भी कम करके ग्लाइड स्लोप पर लाया जा सके। अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप के ऊपर या नीचे चला जाए तो प्लेन रनवे के आगे या पीछे टचडाउन करेगा और दोनों ही केस में ये क्रैश हो सकता है। इसलिए तो ग्लाइड स्लोप को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। फाइनली गोल गोल चक्कर लगाते लगाते ये 18,000 फीट से 8,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। अब वक्त आ चुका था इसे लैंड कराने का। उधर एयरपोर्ट में सभी रेस्क्यू दल तैनात हो चुके थे किसी भी घटना से लड़ने के लिए। प्लेन सही सलामत धीरे धीरे रनवे के नजदीक आने लगा, लेकिन प्लेन को टेलविंड का सामना करना पड़ रहा था। टेलविंड का मतलब होता है कि जब हवा प्लेन के पीछे से बहती है तो वो प्लेन को आगे की ओर धकेलती है, जिसकी वजह से प्लेन की रफ्तार बढ़ती जाती है। यहाँ पर वैसे ही हाइड्रोलिक फेलियर के कारण प्लेन को धीमा करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। प्लेन को आगे की ओर धकेल रही थी, पर करे भी तो क्या करे, हवा को मोड़ा तो नहीं जा सकता था, कोई चारा तो बचा नहीं था। इसलिए प्लेन तेजी से रनवे पर टचडाउन किया। इसके टायर्स फिसलते हुए, रगड़ खाते हुए आगे की ओर बढ़ता गया और फिर अचानक से ये प्लेन राइट डायरेक्शन में मुड़ते हुए रनवे से बाहर चला गया। देखते ही देखते प्लेन में आग लग गई, पर फायर फाइटर्स ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया। दोनों पायलट्स को बेहद मामूली चोटें आई थी। ये एक कार्गो प्लेन था, इसलिए दोनों पायलट्स के अलावा और कोई भी प्लेन में मौजूद नहीं था। हालांकि इस हादसे में प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। इस हादसे के पीछे बहुत सारे सवाल थे जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस प्लेन में 3 हाइड्रोलिक सिस्टम था ताकि इन केस 1 या 2 हाइड्रोलिक फेलियर होने के बावजूद भी ये आसानी से लैंड कर सके। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सुरक्षित लैंड नहीं कर पाया? यहाँ पर प्लेन का कोलिजन भी नहीं हुआ था, फिर भी ये 2 टुकड़ों में बट गया। क्या प्लेन का स्ट्रक्चर इतना कमजोर होता है कि इतनी आसानी से टूट जाए? और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ तो कैसे हुआ? तो आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो देखा तब मुझे बहुत सारे डिटेल्स नजर आया। यहाँ पर प्लेन का सारा स्पॉइलर ऑन नहीं था। बोइंग 757 में सारे के सारे अलग हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए कनेक्टेड होते हैं ताकि हाइड्रोलिक फेलियर के दौरान भी सारे के सारे स्पॉइलर एक साथ बंद ना पड़ जाए। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कुछ स्पॉइलर ऑन नहीं है।
आई थिंक 3 और 5 स्पॉइलर बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा प्लेन के लेफ्ट इंजन में गौर करें तो यहाँ पर रिवर्स थ्रस्ट भी ऑन नहीं हुआ है। रिवर्स थ्रस्ट बेसिकली एक विंडो होता है जो प्लेन के टचडाउन के बाद ओपन हो जाता है। ये विंडो प्लेन को धीमा करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ये ओपन नहीं हुआ। इन सारे क्लू के हेल्प से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुई थी। इसके लिए हमें हाइड्रोलिक सिस्टम का चार्ट देखना पड़ेगा। ये है बोइंग 757 का हाइड्रोलिक चार्ट। यहाँ लेफ्ट, राइट और सेंटर 3 हाइड्रोलिक सिस्टम है। नाउ इतना सारा सिस्टम देखकर परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। सबसे नीचे देखते हैं रडर और एलिवेटर्स, ये दोनों तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों में से कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो जाए तब भी रडर को कंट्रोल किया जा सकता है। इवन तीनों में से 2 हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हो जाए तब भी सिंगल हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए इन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह प्लेन के सारे पार्ट्स को कुछ इस तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम से लिंक किया जाता है कि अगर हाइड्रोलिक फेलियर भी हो जाए तब भी बहुत सारे कंट्रोल्स वर्किंग कंडीशन में रहे। नाउ अब काम की बात करते हैं। लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम कनेक्टेड है लेफ्ट टीआर से। यहाँ पर लेफ्ट टीआर का मतलब है लेफ्ट साइड का रिवर्स थ्रस्ट। इसे थ्रस्ट रिवर्सल के नाम से भी जाना जाता है। लेफ्ट साइड का रिवर्स थ्रस्ट लेफ्ट साइड के हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड है, वही राइट साइड का रिवर्स थ्रस्ट राइट साइड के हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड है। और जैसा कि हमने वीडियो में भी देखा, लेफ्ट साइड का रिवर्स थ्रस्ट एक्टिव नहीं था। वहीं लेफ्ट हाइड्रोलिक से स्पॉइलर भी कनेक्टेड होता है। ये स्पॉइलर नंबर 3 और 5 को भी कंट्रोल करता है। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा, स्पॉइलर नंबर 3 और 5 दोनों ही वर्किंग कंडीशन में नहीं था। इन क्लू से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन का लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ था। आपने फ्लैप्स का भी नाम सुना होगा। प्लेन को लैंडिंग कराते समय फ्लैप 25 या 30 में प्लेन को लैंड कराया जाता है। ये फ्लैप प्लेन को धीमा करने में मदद करता है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो प्लेन का फ्लैप भी लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम से ही कनेक्टेड था, इसलिए प्लेन रनवे पर धीमा नहीं हो पाया। वीडियो में देखने से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि फ्लैप्स एक्टिव नहीं है, इसलिए तो प्लेन को धीमा करने में प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर सिर्फ ब्रेकिंग में ही प्रॉब्लम नहीं था, लैंडिंग व्हील इवन नोज व्हील भी कनेक्टेड होता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि लैंडिंग व्हील को हाइड्रोलिक से भी डाउन किया जा सकता है और ग्रेविटी के कारण ये खुद ब खुद डाउन हो जाता है इन केस अगर हाइड्रोलिक सिस्टम काम ना करे तो। अब यहाँ पर जैसे ही प्लेन टच डाउन किया, रिजर्व ब्रेक अप्लाई किया गया, जिसकी वजह से टायर रगड़ खाने लगा। यहाँ पर हम धुएं को भी देख सकते हैं। नाउ यहाँ लेफ्ट रिवर्स थ्रस्ट डेड हो चुका था, जबकि राइट का रिवर्स थ्रस्ट एक्टिव था, इसलिए तो प्लेन में एक तरफा फोर्स लगने लगा। मे भी इसी वजह से प्लेन फिसलते हुए राइट डायरेक्शन में मुड़ गया। नाउ सवाल आता है कि इसके 2 टुकड़े कैसे हो गए, ये हाइड्रोलिक सिस्टम आखिर फेल कैसे हुआ। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। प्लेन का स्ट्रक्चर इतना कमजोर कैसे हो सकता है? देखो इसका सिंपल सा जवाब है, रनवे के साइड में गड्ढा था, प्लेन वहीं पर तेजी से घुस गया तो टूटेगा नहीं तो क्या होगा। सवाल ये नहीं है कि प्लेन कैसे टूटा, सवाल ये है कि वहाँ पर गड्ढा किसने किया। सबसे पहले गड्ढे में मिट्टी डालो, पता नहीं कौन ऐसे गड्ढे करके छोड़ देता है। मैं जा रहा हूँ मिट्टी डालने, तब तक तुम लोग सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।